नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल भारतवर्ष टू इंडिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में। मुग़ल वंश में अकबर को सबसे महान बादशाह माना जाता है और कहीं कहीं अकबर को एक क्रूर शासक भी बताया जाता है। आज के इस वीडियो में हम अच्छाई और बुराई दोनों पक्षों की बात करेंगे, फिर आप ही फैसला करना कि अकबर महान था या शैतान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ और जिम्मेदारी बैरम खान ने संभाली। किसकी जिम्मेदारी? अकबर के पालन पोषण की। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और बादशाह हुमायूं की मौत के बाद अकबर की और संपूर्ण मुगल सेना की जिम्मेदारी बैरम खान ने संभाली और अकबर का पालन पोषण महामंगा ने किया। हुमायूं की मौत का समाचार सुनकर बैरम खान ने गुरदासपुर के निकट कलानौर में 1556 में अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। तब मुगल सल्तनत केवल आगरा से पंजाब तक ही बची थी। हुमायूं और बाबर के राज्य में जो सबसे पुराने सूबे थे वो भी हाथ में नहीं आए थे। बंगाल में पठान, राजस्थान में राजपूत रजवाड़े, मालवा में मांडू का सुल्तान और गुजरात में अलग बादशाह था। गोंडवाना यानी आज के मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती का शासन था। शेर शाह सूरी के पुत्र आदिल शाह सूरी ने हेमू को मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया था। हेमू रेवाड़ी का निवासी था और अपने शुरुआती दिनों में वो रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचा करता था, अर्थात वो एक नमक का व्यापारी था। नियुक्ति के बाद हेमू ने अपने स्वामी के लिए 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से 22 में उसे जीत मिली। हेमू आगरा और ग्वालियर पर अधिकार करता हुआ 1556 में तुगलकाबाद पहुंचा और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। हेमू की सफलता से चिंतित अकबर और उसके कुछ सहयोगियों के मन में काबुल वापस लौटने की बात कौंधने लगी, परंतु बैरम खान ने अकबर को इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लिया और इसी का परिणाम था पानीपत का दूसरा युद्ध। नवंबर 1556 में यह युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना थी तो दूसरी तरफ बैरम खान के नेतृत्व में मुगल सेना थी। हेमू की सेना मुगल सेना की तुलना में लगभग दोगुनी थी। शुरुआती समय में यह युद्ध हेमू जीत रहा था, लेकिन बैरम खान की चतुराई से एक तीर हेमू की आंख में जा लगा और हेमू गश खा के अपने हाथी से नीचे गिर गया। अपने राजा को इस हालत में देख अफगान सेना का हौसला टूट गया और सेना पीछे हटने लगी। इस प्रकार यह युद्ध अकबर की सेना जीत गई और हेमू को बैरम खान ने मौत के घाट उतार दिया। बैरम खान के नेतृत्व में 1559 में ग्वालियर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके कारण दक्षिण भारत का रास्ता खुल गया और ग्वालियर जैसा सुदृढ़ दुर्ग भी अकबर के हाथ में आ गया। रणथंभौर के दुर्ग को जीतने की कोशिश की गई, लेकिन बैरम खान नाकामयाब रहा। मालवा को भी जीतने में वो असफल रहा और इस प्रकार ये बात सामने आने लगी कि अब बैरम खान और उसके नेतृत्व से ज़्यादा आशा नहीं की जा सकती। 1562 में अकबर अजमेर की ओर चल पड़ा। आगरा और अजमेर के मध्य स्थित देवसा नामक जगह पर अकबर की मुलाकात आमेर के राजा भारमल से हुई। इसी दौरान राजा भारमल ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव अकबर से रखा। दरअसल ये एक राजनीतिक समझौता था। हुआ यह था कि राजा भारमल के बड़े भाई की मौत के बाद आमेर की राजगद्दी भारमल को मिली, क्योंकि उस समय भारमल के बड़े भाई के पुत्र सूरजमल की आयु बहुत छोटी थी। बड़े होने पर जब सूरजमल ने भारमल से आमेर का शासन वापस उसे सौंपने की बात कही तो भारमल ने मना कर दिया। परंतु राजा भारमल ने यह कहते हुए मना किया कि उसका पुत्र भगवान दास सूरजमल से अधिक योग्य है और आमेर का अगला शासक वही बनेगा। इस पर सूरजमल क्रोधित हो उठा और अकबर के बहनोई शरीफुद्दीन के पास जा पहुंचा और आमेर पर हमले की रणनीति बनाई। इससे घबराकर राजा भारमल ने अपनी पुत्र के विवाह का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया और एक हिंदू राजकुमारी से शादी कर ली। राजा भारमल के बड़े पुत्र भगवान दास को कोई संतान नहीं थी, लिहाजा उसने अपने भतीजे मान सिंह को गोद ले लिया। भारमल की जिस पुत्री का विवाह अकबर के साथ हुआ उसका नाम हरकाबाई था। कई इतिहासकारों ने उसका नाम जोधा बताया है, जो कि गलत है। जोधाबाई तो जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ हुआ था। दरअसल हरकाबाई को मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि सलीम के जन्म के समय 1569 ईस्वी में दी गई थी।
अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखित आईन अकबरी और जहांगीर द्वारा लिखित आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में हरकाबाई का जिक्र है और हरकाबाई को ही मरियम उज़ ज़मानी कहा गया है, जबकि अकबर की मां हमीदा बेगम को मरियम मकानी की उपाधि दी गई थी। मुस्लिम बादशाह से निकाह होने पर भी हरकाबाई अपने हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान रही। अकबर ने उसे पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी। हरकाबाई की मौत अकबर की मौत के लगभग 18 वर्ष के बाद 1623 ईस्वी में आगरा में हुई। उसकी याद में एक भव्य स्मारक आगरा के निकटवर्ती सिकंदरा नामक स्थान पे अकबर के मकबरे के पास ही बनवाया गया, जो आज भी मौजूद है। अकबर के संरक्षक रहे बैरम खान की हत्या का किस्सा भी रोचक है। अकबर के पिता बादशाह हुमायूं ने बैरम खान की वफादारी और बहादुरी से प्रभावित होकर अपनी भांजी सलीमा सुल्ताना बेगम की शादी उससे तय कर दी थी, जो कि अकबर के शासनकाल में 1558 में संपन्न हुई। मुगल दरबार के सरदार और कितनी ही बेगमें इस संबंध से नाराज थी। उनका कहना था कि एक तैमूरी खानदान की शहजादी का निकाह एक तुर्क सरदार से कैसे हो सकता है। आगे चलकर दरबार में बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे। अकबर के सामने बैरम खां की छोटी मोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और अकबर को बैरम खां के खिलाफ कर दिया गया। अकबर ने बैरम खां को दरबार में बुलाया और उसे राजकीय कार्य छोड़कर जाने को कहा और ये कहा कि वो हज यात्रा पे चला जाए। ये फरमान सुनकर बैरम खां की वफादारी, उसकी राजनीति और अकबर तथा मुगल साम्राज्य के लिए उठी हुई उसकी तलवार, ये सब हार चुके थे और बैरम खां चुपचाप हज के लिए निकल पड़ा। बैरम खां गुजरात के पाटन नामक स्थान पर पहुंचा, जहां मुबारक खान लोहानी ने उसकी हत्या कर दी। दरअसल मुबारक खान लोहानी के पिता अफगान सरदार नसीब खां को मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने मार दिया था और अपने पिता की मौत का बदला मुबारक खान ने बैरम खां को मार कर ले लिया। जब अकबर को इसकी सूचना मिली तो उसे दुख हुआ और उसने बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम से निकाह कर लिया और बैरम खान के 4 साल के बेटे अब्दुल रहीम को अपना नाम दिया और उनकी परवरिश की। 1560 में महामंगा के पुत्र अदम खां की अधीनता में मालवा पे आक्रमण करने की तैयारी की गई। मालवा को जीतकर अदम खां ने वहां से मिला हुआ सोना और लूट का माल अपने पास रख लिया और ख़ुद बादशाह बनने का ख्वाब देखने लगा। इसी लोभ के चलते उसने कई बार शाही खजाने में हेरफेर की और अन्य कई घोटाले भी किए। एक दिन अकबर के विश्वास पात्र और मंत्री शमशुद्दीन मोहम्मद अतगा को इन सब के बारे में पता चल गया। उसने दबे पांव अदम खां के द्वारा किए गए घोटालों की जांच की तो वह हक्का बक्का रह गया और उसने ये सब अकबर को बताना चाहा। उधर अपने गुप्तचरों से अदम खां को जब इसका पता चला तो वह अतगा के पास पहुंचा और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही उसने अकबर को भी उसी समय मारने की सोची और अकबर के शाही महल की ओर चल पड़ा। परंतु बादशाह को इन सब की खबर अदम खां के पहुंचने से पहले ही लग गई और इसके चलते अकबर ने अदम खां को पकड़वाकर अपने महल से नीचे गर्दन के बल फेंकवाया। इससे अदम खां की गर्दन टूट गई और वो एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरा। अपने बेटे की मौत से महामंगा को गहरा सदमा लगा और कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो गई। अकबर ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे जजिया कर की समाप्ति, साम्राज्य के मामलों में हिंदुओं को शामिल करना, दास प्रथा को समाप्त करना, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करना, अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाना और अन्य कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। अकबर ने अपने शासनकाल में कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीते भी। उसने 1573 में गुजरात को जीता और अपने विश्वास पात्र मिर्ज़ा अजीज़ कोका को वहाँ का गवर्नर बनाया। गुजरात में ही वो पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला और वहीं पहली बार उसने समुद्र देखा। गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका काम था अपने क्षेत्र से 1 करोड़ रुपए वसूल कर बादशाह को देना। अगला महत्वपूर्ण युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में लड़ा गया और इस बार यह युद्ध अकबर की तरफ से आमेर के राजा मान सिंह और आसफ खान ने लड़ा, जबकि दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। इस युद्ध का परिणाम विवादित है, क्योंकि कहीं बताया गया है कि मान सिंह ने यह युद्ध जीता तो कहीं महाराणा प्रताप को विजयी घोषित किया गया है। ज़्यादातर सहमति इस बात पर है कि मान सिंह विजयी हुआ था और महाराणा प्रताप हारे थे। इसी प्रकार 1574 में बिहार, 1576 में बंगाल, 1581 में काबुल, 1586 में कश्मीर, 1591 में सिंध और 1592 में उड़ीसा तथा 1595 में बलूचिस्तान को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अकबर ने अपने साम्राज्य में समय के साथ हुए कई विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन भी किया। अकबर ने हिंदुओं से
खासकर राजपूतों से मित्रता की और कई राजपूत राजाओं जैसे भगवान दास, मान सिंह, बीरबल और टोडरमल इत्यादि को उच्च मनसब भी प्रदान किए। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिनमें से पहला था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की। दूसरा था फैजी, जो कि अबुल फजल का भाई था और फारसी भाषा में कविता बोलता था। तीसरा नवरत्न था तानसेन, जो कि एक गायक था। चौथा नवरत्न था बीरबल, जो कि अकबर का सलाहकार था। पांचवा था टोडरमल, जो वित्त मंत्री था। छठा नवरत्न था मान सिंह और सातवां था अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि एक कवि था और बैरम खां का पुत्र भी था। आठवां नवरत्न था हकीम हुमाम, जो कि सलाहकार था। और अंतिम और नवरत्न था मुल्ला दो प्याजा, जो कि सलाहकार होने के साथ साथ बावर्ची भी था। आइए इन नवरत्नों के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर 1528 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था और ये अकबर से बहुत ही नज़दीकियों में से एक था। अकबर ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे कविराज और राजा की उपाधियां प्रदान की, साथ ही 2000 मनसब भी प्रदान किए। बीरबल पहला और अंतिम हिंदू राजा था जिसने अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। 1586 में यूसुफजई जाति के विद्रोह को दबाने के लिए गए बीरबल की हत्या कर दी गई। दूसरा प्रमुख नवरत्न था टोडरमल, जो कि शेर शाह सूरी के दरबार में नौकरी करता था और वही काम उसने अकबर के दरबार में भी किया। उसकी 1589 में मौत हो गई। अन्य प्रमुख नवरत्न तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ और संगीत सम्राट होने के नाते उसने कई रागों का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि तानसेन ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था अपने जीवन के अंतिम दिनों में। मान सिंह के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। अकबर ने 50 वर्षों तक शासन किया। उसके अंत समय तक मान सिंह और अब्दुल रहीम को छोड़कर बाकी सभी विश्वसनीय सरदार और सामंतों की मौत हो चुकी थी। साथ ही उसके दो छोटे पुत्रों शहजादा मुराद और शहजादा दानियाल, इनकी भी मौत हो चुकी थी। अब उसके दो बेटे शेष रह गए थे, खुसरो और सलीम। सलीम ने अकबर का पुरजोर विरोध भी किया और अपने इस बेटे की तरफ से अकबर को सदा दुख और परेशानी ही मिली। फिर भी अकबर ने सलीम के सभी गुनाहों को माफ़ कर दिया और अपना ताज उसे सौंपकर अगला बादशाह उसे घोषित कर दिया और 1605 में अकबर की भी मौत हो गई। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उसका मकबरा भी है। अकबर की मौत के बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बना। तो दोस्तों, ये थी अकबर के जीवन काल की संक्षिप्त कहानी। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए भारतवर्ष टू इंडिया। जय हिंद।